नमस्ते साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है। और कुछ अपडेट्स आई हैं और बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो छात्रों के मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में, और मुझे व्यक्ति सह व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारे बच्चों ने कुछ अपनी अपनी जो जिज्ञासाएं हैं उनको जाहिर किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट सेशन के माध्यम से आपको वो सारे डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर करवाऊं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित ही है कि शॉर्ट विज्ञापन हमारा जारी हो चुका था। आज मित्रों हमारा विस्तृत विज्ञापन भी आ गया है, उस पर भी मैं बहुत संक्षिप्त में आप पर चर्चा करने वाला हूं। विस्तृत पूरा पीडीएफ जो है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। मधुरम हिंदी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है मित्रों। तो आप अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वो उसमें हम शेयर कर देंगे, जिसमें जिलेवार पद का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बैकलॉग के पदों का डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना, और बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर विज्ञापन को सही तरह से हमने पढ़ लिया तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खुद विज्ञापन नहीं पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कोई बता दे, हमें कोई बता दे। तो मित्रों, ये हमें कोई बता दे वो बात अच्छी है, लेकिन हमें एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न करें। तो आइए मित्रों, इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सेशन का नाम है थर्ड ग्रेड रिलेटेड डाउट्स क्लियरिंग सेशन है। 40% वाली बाध्यता का क्या होने वाला है, मेरिट कैसे बनेगी, 55% के आसपास वालों का क्या होगा, और विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है। तो हम बात करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। जो मुझे कुछ प्रश्न मिले हैं उन प्रश्नों को मैंने यहां पर लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। प्रमुख शंकाएं जो समाधान चाहती है, बहुत सारी बातें आप शायद जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से आपकी जिज्ञासाओं का समन करता हूं। सबसे पहले मित्रों, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में 40% जो न्यूनतम अंकों की बाध्यता है वो मित्रों लगभग आज क्लियर हो गई है कि 40% अंकों की जो बाध्यता है वो यहां रीट पर, अब जो थर्ड ग्रेड वाली मुख्य भर्ती परीक्षा 25 से 28 फरवरी के मध्य में होने वाली है, उसमें लगभग ये बात स्पष्ट कर दी गई है। कल सचिवालय में जो अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है और आज राजस्थान पत्रिका में इस प्रकार की खबर भी प्रकाशित हुई है। मैं सीधा पहले आपको उस खबर पर ही ले चलता हूं, ताकि मित्रों यहां है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षा विभाग ने स्थिति जो है वो क्या की है, स्पष्ट की है। तो इस स्थिति के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि तृतीय श्रेणी नहीं होगी न्यूनतम अंकों की बाध्यता। शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी। रीट के चलते भर्ती में दूसरी बाध्यता का नियम नहीं लगाया जाएगा। यानी रीट में जो आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उसमें ये बाध्यता लागू थी, इसलिए अब थर्ड ग्रेड की जो मुख्य भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें ये लागू नहीं होगी। गुरुवार को शिक्षा संकुल में सीएमओ के निर्देश पर शिक्षा विभाग व राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इसमें विभाग ने न्यूनतम अंक संबंधी संशय को दूर कर दिया है। एनसीटी के नियम के अनुसार रीट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी योग्य हैं। जो रीट उत्तीर्ण हैं एनसीटी के नियमानुसार, वे सभी विद्यार्थी जो है वो क्या है, योग्यता रखते हैं, एग्जाम को देने की योग्यता रखते हैं। और 1 घंटे तक ये वार्ता चली है और महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र भाई यादव ने बताया कि विभाग की ओर से निदेशक गौरव अग्रवाल सहित कई अन्य अधिकारी वार्ता में शामिल हुए। तो इस स्थिति से लगभग हमें ये लग रहा है कि 40% जो हमारी न्यूनतम अंक लाने की जो बाध्यता है वो इस थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा में समाप्त हो गई है। तो मित्रों ये एक बात थी। अभी हम वापस उसी बात पर आते हैं। तो ये लगभग क्लियर हो गया कि थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में हमारे 40% न्यूनतम अंकों की बाध्यता फिलहाल नहीं रहने वाली है, और इसके बारे में और भी विस्तृत जो दिशा निर्देश है ना, वो सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। क्या 2 विषयों से फॉर्म भर सकते हैं? अब सबसे पहली बात यह है कि मित्रों परीक्षा की जो तिथि है वो 25 से लेकर 28 फरवरी है। 28 फरवरी है, यानी कितने दिन है हमारे? 4 दिन मित्रों जो है परीक्षा है। ठीक है, 28 फरवरी है, ठीक है, 2023। तो हमारे 4 दिन मिलेंगे मित्रों। कितने दिन मिलेंगे? 4 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तो L1 के लिए होगा मित्रों, एक दिन जो है वो L1 के लिए होना चाहिए। और हमें मिलेंगे कितने मित्रों? बाद में मिलेंगे 3 दिन, क्योंकि
L1 में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है, इसलिए L1 एक दिन हुआ तो मान लो फिर L2 के लिए हमें 3 दिन मिलेंगे। और 3 दिन में अधिकतम कितनी पारियां हो सकती है मित्रों? दिन में एक पारी समझो तो 6 पारियां हो सकती है मित्रों, ध्यान देना। तो इन 6 पारियों में ही हमारी परीक्षाओं को एडजस्ट कराया जा सकता है, या फिर L1 परीक्षा के साथ किसी L2 की एक विषय की परीक्षा संभव है तो मित्रों तब भी 7 जो है हमारी पारियां हो सकती है L2 की अधिकतम, और L1 की एक ही पारी में हो जाए ऐसी व्यवस्था होगी सरकार की ओर से, लगभग यही स्थिति बनेगी। तो क्या 2 विषयों से फॉर्म भर सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर आप SST में भी एलिजिबल हैं और हिंदी में भी आप एलिजिबल हैं, तो क्या आपको दोनों विषयों से फॉर्म भरना चाहिए? तो बिल्कुल भरना चाहिए मित्रों। अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आपकी आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी है। और यह बात तय है कि आप किसी एक विषय को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, दोनों विषयों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ऐसा मुझे भी कम लगता है और आपको भी धरातल पर कम ही लगता होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपका जो पसंदीदा विषय है उस पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। पदों को लेकर भी आपका रहता है कि इसमें पद ज्यादा है उसमें मैं तैयारी करूं, तो मित्रों जिसमें पद ज्यादा है उसमें कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपको तो एक पद लेना है। अब विषय जो है वो आप तय कर लीजिए, चाहे तो आप 2 विषय में फॉर्म भर लीजिए आत्मसंतुष्टि के लिए, और दोनों के लिए अलग अलग आवेदन भरने होंगे। ये बात विस्तृत विज्ञापन में भी क्लियरली जो है स्पष्ट कर दी गई है, और शॉर्ट नोटिस में भी, नोटिफिकेशन में भी इस बात को कह दिया गया था कि प्रत्येक विषय और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग हमें आवेदन करना होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो आप भर सकते हैं मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं। अलग अलग विषयों व पद के लिए क्या अलग अलग आवेदन करना होगा? यहां कहने का अर्थ है कि L1 और L2 की योग्यता अगर कोई रखता है, यानी किसी विद्यार्थी ने BSTC भी कर रखा है और B.Ed भी कर रखा है, तो क्या उसको, तो फिर वो दोनों के लिए आवेदन करेगा। जैसे L1 के लिए उसने आवेदन कर दिया मित्रों, एक आवेदन उसका भर लिया ऑनलाइन। फिर L2 में मान लो उसको लगता है कि नहीं साहब मेरे पास तो 2 विषय हैं, SST और हिंदी है, तो चलिए आपको कुल मिला के 3 आवेदन करने हैं। अगर आप इस रूप में अगर करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना है, और भी नोटिफिकेशन को आप स्पष्ट रूप से पढ़ लें। क्या B.Ed में जो विषय नहीं रहा तो L2 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्या? मित्रों ये भी बच्चों के बहुत बड़ा डाउट है कि साहब मेरे B.Ed में SST था, B.Ed में मेरे हिंदी था, है ना, तो क्या मैं, अगर मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो क्या मैं L2 हिंदी में भर सकता हूं क्या? मित्रों नहीं। आपके B.Ed में जो भी विषय रहे हों उन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। आपके वो विषय होने चाहिए ग्रेजुएशन में मित्रों। अगर L2 के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो L2 में हमारे वो विषय रहा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। B.Ed में भले मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर रहा है, ठीक है, और आपने B.Ed में हिंदी ली नहीं और आपने इंग्लिश ले ली, संस्कृत ले लिया विषय के रूप में, चलेगा, कोई बात नहीं। B.Ed वाले विषय का मायना नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में जो विषय हैं उन्हीं विषयों के आधार पर आपको L2 के विषयवार आवेदन करना है। ध्यान दीजिए इस बात को। ये स्पष्ट हो गई। तो L2 का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर आपको निर्धारित करना है। फिर मित्रों जो BSTC और B.Ed अंतिम वर्ष में है उनका क्या होगा? मित्रों जो अंतिम वर्ष में है उनके लिए नियम ये है कि जैसे हमारे फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है मित्रों, है ना, जनवरी में हमारी जो अंतिम तिथि है 21 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और लगभग 19 जनवरी या जो भी हमारी अंतिम तिथि है, तो उन अंतिम तिथि तक ध्यान रखना, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि तक परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए। परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए, परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर अंतिम तिथि तक परीक्षा परिणाम अगर नहीं आता है मित्रों, तो जो अंतिम वर्ष वाले जो हमारे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दे दी है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले ऐसा था कि परीक्षा जो जिस तिथि को परीक्षा हो रही है उससे पहले पहले आप अपनी वांछित योग्यताओं को अर्जित कर लें, लेकिन अभी जो नए नियम है उनमें यह है कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि तक अगर वांछित योग्यता जो है वो अर्जित कर लेता है तो उसका आवेदन जो है बिल्कुल माना जाएगा। इसलिए अगर अभी जो परीक्षाओं की स्थिति है और अगर आपके रिजल्ट आने की संभावना आपको लगती है तो आप आवेदन जरूर कर लें, ताकि बाद में ऐसा नहीं कि आवेदन का समय निकल जाए और फिर मेरा तो रिजल्ट आ गया, मैं तो योग्य हो जाता, ऐसा वैसा, तो अब आवेदन आपको करना पड़ेगा। यहां आपको एक रिस्क लेनी है। क्या TSP में पदों की और बढ़ोतरी होगी? मित्रों अभी जो वैकेंसीज निकली है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि
जो नॉन टीएसपी है उसमें L1 के पद और L2 के पद अपेक्षाकृत कम है। तो टीएसपी क्षेत्र के जितने भी जो विद्यार्थी संगठन हैं और विद्यार्थी जो सजग हैं वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह वो जाकर ज्ञापन दे रहे हैं और क्षेत्रीय विधायकों से मिल रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय विधायकों ने लिख भी दिया है, जैसे हमारे झाड़ोल क्षेत्र के जो विधायक हैं सुनील जी बजात, उन्होंने बच्चों के हित में ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत को लिख दिया अपने लेटर पैड पे कि इसमें पदों की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन ये मैटर जो है सरकार ने कल जो बैठक हुई उसमें डिस्कस भी किया है ना, तो इस पर जो है बढ़ोतरी वाली बात जो है वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इसके ऊपर स्टेप लेना सरकार का ही काम है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें संभावना बनती है कि पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हमें तैयारी अपनी जारी रखनी है। मेरिट जिला या राज्य स्तर पर बनेगी, कैसे बनेगी मित्रों? मेरिट की जहां तक बात है, जैसे कि उपेंद्र भाई यादव का भी इसके बारे में एक ट्वीट था और संभावना यही जताई जा रही है कि मेरिट जो है वो राज्य स्तर पर बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की परीक्षा जो है वो पहली बार व्यवस्था हो रही है। रीट एक बार हो गया है, अब जो है मुख्य भर्ती परीक्षा हो रही है। तो मित्रों ये पहली बार स्थिति है, इसलिए यहाँ जो संभावना बनती दिखाई दी जा रही है कि मेरिट जो है वो राज्य स्तर पर ही बनने वाली है। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हो गया। फिर माइनस मार्किंग होगी या नहीं? मित्रों बिल्कुल माइनस मार्किंग है, जैसा कि कल ही एक वीडियो में आपको मैंने कहा था, शायद आपने वो वीडियो देखा या नहीं। 150 अंक हैं, 150 प्रश्न है और आपको 300 अंक जो है वो लाने हैं। और 300 अंक लाने में अगर आपने कहीं पर भी किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है या किसी प्रश्न के दो विकल्प जो है, दो विकल्पों के गोले आपने भर दिए हैं, है ना, तो वहां माइनस मार्किंग होने वाली है। प्रश्न आपने छोड़ दिया है ना, अटेंड ही नहीं किया है, तो उसका माइनस मार्किंग नहीं होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो होगी। L1 और L2 के लिए पात्र कौन है मित्रों? L1 के लिए पात्र कौन है? तो आप जानते हैं कि जिन्होंने +2 के बाद 10+2 के बाद जिन्होंने 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है जिसको हम BSTC कहते हैं, DLED कहते हैं, तो वो योग्य हैं। और एक बाल विकास बीएड वाले भी जो हमारे मित्र हैं वो भी L1 के लिए योग्यता रखते हैं। तो 12th के बाद जिन्होंने 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है वो सभी इसके योग्य होते हैं। अब कोई ग्रेजुएट है और BSTC कर रखी है तो उसका क्या? तो वो मित्रों L1 के लिए भी पात्र है और वो L2 के लिए भी पात्र होगा, ध्यान देना। यानी जिन्होंने BSTC कर रखी है प्लस उन्होंने BA कर रखा है तो वो L2 के लिए भी पात्र माने गए हैं। और L2 के लिए पात्र वे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है लेकिन BSTC नहीं, बीएड कर रखी है, वो भी इसके क्या है? पात्र हैं। तो पात्रता के बारे में आप लगभग स्पष्ट है मित्रों। फिर हम बात करते हैं कि क्या अब 83 अंकों से कम वाले भी थर्ड ग्रेड के लिए पात्र होंगे? मित्रों इस पर जरा हमें विचार करना है। जो विज्ञप्ति पहले निकली थी रीट के संबंध में, पात्रताओं के बारे में जो विज्ञप्ति निकली थी, उस विज्ञप्ति में मित्रों एक न्यूनतम अंकों के बारे में बात की गई थी। तो उसमें यह था कि न्यूनतम अंक एक रीट को उत्तीर्ण करने के लिए, पात्रता को अर्जित करने के लिए किस कैंडिडेट को कितने न्यूनतम अंक जो है वो लाने। तो मित्रों वो न्यूनतम अंक लाने वाली बात थी। तो उसमें यह था कि जो सामान्य और अनारक्षित वर्ग के जो छात्र हैं उनको भले वो नॉन टीएसपी में हो या टीएसपी क्षेत्र से हो, उनको 60% अंक लाने बहुत जरूरी है। यानी 150 हमारे अंक हैं तो उस 150 अंक में 60% की बात करते हैं तो उनको 90 अंक लाने जरूरी है मित्रों। कितने अंक लाने जरूरी है? 90 अंक लाने जरूरी है। अब कोई ये कह रहा है कि साहब हमारे अगर 80, ध्यान देना 89.5 बन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्केलिंग वगैरह का हिसाब है। 89.50 जो है वो हमारे अंक हैं, तो क्या हमें भी मौका मिलेगा क्या 82.54 वालों की तरह, जैसा जो भी है, तो क्या हमें भी मौका मिलेगा क्या? तो अभी जो रीट जो लगी है मित्रों वो स्पेशली जो नॉन रिजर्व्ड सीट है उनको लेकर यहां पर एक रीट लगाई गई थी। चलिए उस रीट को उसके बारे में जो हमारे पास जो एक खबर है उसको हम देख लेते हैं मित्रों। 15/12/2022 की खबर है जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जयपुर रीट पात्रता परीक्षा 2022 से जुड़ा प्रकरण है कि जिन्होंने 54.50, अब आप जानते हैं 55% अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो किसके लिए चाहिए? SC/ST के लिए जो चाहिए हमें। देख लो, अब फिर एक बार अपन देख लेते हैं इधर ताकि हमें पता चले। देखिए 55% किसको चाहिए मित्रों? जो नॉन टीएसपी में ST है उनको 55% चाहिए, जो
टीएसपी के एसटी कैंडिडेट है उनको तो 36% ही चाहिए, लेकिन एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सवर्ण लोगों में, उनके लिए भी 55% है मित्रों। तो ये 55% वाले जो लोग हैं इन्होंने ये रीट लगाई है। अब ये 55% में यूं हो रहा है कि भाई उनके आ रहे हैं भाई 54.50 है ना, तो क्या वो भी योग्य होंगे, पात्र होंगे परीक्षा देने के लिए थर्ड ग्रेड के लिए? क्योंकि इधर नोटिफिकेशन जारी हो गया, इधर कोर्ट के द्वारा जो है ये आदेश आ रहा है। तो मित्रों विशेष रूप से ये जो बात हो रही फिलहाल ये इन दो कैटेगरियों को लेकर हो रही है, जिनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अंक प्रतिशत है वो 55% है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। तो इसमें मित्रों ये है कि अंक प्राप्त करने वाले हाईकोर्ट से मिली राहत, जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने आवेदन स्वीकार करने के लिए आदेश, अभ्यर्थी अजय पाल सिंह है ना, निश्चित तौर पर ओबीसी की ओर से ही होंगे, ने दायर की याचिका, एडवोकेट कोमल गिरी व बजरंग सेपट ने की याचिकाकर्ता की पैरवी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 55% अंक वालों को ही माना पात्र, केंद्रीय पात्रता परीक्षा 82 अंक लाने वालों को भी माना गया पात्र। यानी जो सीईटी दे रहे हैं मित्रों है ना, हाँ ठीक है, ये सीईटी जो सीटेट दे रहे हैं कुल मिला के है ना, तो सीटेट जो दे रहे हैं मित्रों, अब देखिए जो सीटेट देने वाले हैं मित्रों इनके लिए कहा गया कि 82 अंक अगर वो लाते हैं तो एलिजिबल है। और हमारे यहां पर अगर 82 अंक आप लाते हैं, 150 में से 82 अंक अगर आप लाते हैं है ना, और इंटू हम 100 करते हैं मित्रों, तो यहां पर प्रतिशत बनता है 54.66666। ध्यान देना 54.666% बनते हैं। तो अब हमारे यहां पर जो 82 अंक लाने वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे, अगर देखा जाए स्केलिंग वगैरह की वजह से एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके 82 मार्क्स हैं, अब ये मामला था रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से, तो इन्होंने याचिका दायर की है, तो शिक्षा बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। चयन बोर्ड ने कल ही 48,000 पदों की विज्ञप्ति जारी की। अब जब भी ये कोर्ट केसेस होते हैं मित्रों, तो हमें ध्यान रखना है कि ये रेवड़ी सबको ऐसे जनरली बंटती नहीं है। जिन्होंने याचिका दायर की है कोर्ट ने उन्हीं के लिए यह आदेश दिया है कि इनको सम्मिलित किया जाए। तो अन्य लोग सोच रहे होंगे कि साहब हमारा भी साथ साथ में काम हो जाएगा, तो प्रथम दृष्टया ऐसे काम होता नहीं है। तो अब हमारे पास रास्ते क्या है? हमारे पास एक रास्ता ये रहता है मित्रों कि जिन वकीलों ने मिलकर इस काम को किया है उनसे संपर्क करके अपना नाम भी उसमें जुड़वाया जाए, नंबर 1। या दूसरा ये हो सकता है कि कुछ समय में सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो हो सकता है सरकार इसके ऊपर कुछ निर्णय ले ले कि नहीं भाई 82 अंकों वालों को हम क्या मानते हैं, एलिजिबल मान रहे हैं, योग्य मान रहे हैं। तो ये बात जो है अब कुछ दिनों की है, इसके भीतर जो स्थिति साफ होगी। लेकिन अभी 90 अंक लाने हैं और जिन्होंने 90 नहीं है 89.54 या जो भी पॉइंट्स में नंबर है उनका क्या होगा, उसके ऊपर अभी इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। ऐसे लोगों को भी अगर याचिका के लिए जाना चाहिए तो इन्हीं वकीलों से संपर्क करके कुछ अपना भी उसमें योगदान देना चाहिए। साहब इधर आप रिलैक्स कर रहे हो तो उधर भी थोड़ा देखिए। हालांकि उधर 90 अंकों का ही मामला है, क्योंकि जो सीईटी की बात की जा रही है उसमें मित्रों 82 अंक वहां पर एलिजिबल है, इसलिए वो आधार बनाकर इधर लगाया गया। लेकिन उधर जनरल के लिए 90 ही है, तो इधर भी 90 ही है। तो शायद मुझे लगता है कि वहां मामला 89.54 वालों को कुछ 50 वालों को कुछ मिलेगा, इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है। तो मित्रों यहां तक ये बात हो गई। फिर देखिए मित्रों, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं उनके लिए 50% अंक है रीट पात्रता के लिए। दिव्यांग श्रेणी के जो भी नियमानुसार पात्र होंगे उनको 40% अंक लाने हैं पात्रता के लिए, है ना। और शहरी क्षेत्र के जो जनजाति विद्यार्थी उनको 36% रीट पात्रता के लिए लाने होते हैं। और ये सारा मामला लगभग आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। मित्रों अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप देखिएगा कि ये विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। विस्तृत विज्ञापन में मोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेवल 1 के पदों की बात करते हैं। तो आपको बता दिया गया था कि लेवल 1 के पद जो है 21,000 कुल पद हैं। विस्तार से आप देख लीजिएगा, नॉन टीएसपी में ये पद मित्रों 19,192 हैं और 1818 पद जो है टीएसपी क्षेत्र में है। इन्हीं पदों को लेकर बातचीत हो रही कि इनको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। अब यहां पर जो अंकों का मामला है वो भी बिल्कुल स्पष्ट, जो मैंने आपको बताया था वो यहां का यहाँ पूरा कंप्लीट कर दिया गया है ना। और किस किस तरह की क्या क्या स्थितियां बनती है वो सब इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और अब आप देखिएगा कि विस्तृत विज्ञापन में एक एक चीज के बारे में बहुत क्लियर बता दिया गया है
कि कब से क्या क्या करना है। अब ये देखिए कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ यह कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। ई मित्र पर जब भीड़ भाड़ होती है और एक बार हाँ हो गया, जब तक आपको आईडी, एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल जाती मित्रों, तब तक आपका आवेदन सबमिट नहीं हुआ है। आप एप्लीकेशन आईडी को लें या वो पीडीएफ आपको लेनी चाहिए मित्रों, नहीं तो कई बार ये धोखे खूब हुए हैं बच्चों के साथ, तो ध्यान रखना आप। ठीक है मित्रों, बाकी हेल्प डेस्क वगैरह नंबर दे रखे हैं। आवेदन में आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो भी जानकारी आपको लेनी है www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप देखें मित्रों। और शुल्क की बात जो की जा रही मित्रों, सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनसे 450 रुपए का आवेदन है। बाकी लगभग मित्रों 350 रुपए का आवेदन है। और जो हमारे समस्त विशेष योग्य जन जो भी हैं वो 250 रुपए, ST SC और जो हमारे विकलांग दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 250 रुपए है मित्रों। और कार्मिक विभाग इसमें ये परीक्षा शुल्क 250 रुपए है। कृपया इस संबंध में अंकित नीचे नोट 3 संख्या में उपलब्ध है, आगे भी इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो कुल मिला के ये इस तरह से 2.5 लाख से कम जिसकी वार्षिक आय है, कम है, परीक्षा शुल्क 250 रुपये जमा कराएंगे ओबीसी वाले वगैरह, और इनसे ज्यादा है क्रीमिलेयर में जो आते हैं तो उनको पूरा 450 रुपये जमा कराना है मित्रों। बाद में पदों की इसमें स्पष्ट लिखा, विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है और आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। मतलब ये फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये लगभग हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी जो पूरा दिया है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा, सारी बातें हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी बात की गई है यहाँ पर, है ना। आपको इसको एक बार पूरा पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं मुख्य बातें आप तक पहुंचा दूंगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंधी जो प्रावधान है नवीनतम, वो भी इसमें लिखे हुए हैं, है ना, कि किसको क्या क्या जो आरक्षण मिलेगा मित्रों, ये सारी बातें यहाँ पर है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीजें उस पर मैं रुक जाऊंगा, बाकी आपको अच्छे से देखना है। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हो गया। और यहाँ पर मित्रों आप देखिएगा कि कक्षा 1 से 5 के स्तर के लिए जो पात्रता के लिए क्या योग्यता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए। न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय योजना में आपको डिप्लोमा चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, है ना, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र चाहिए। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष रूप से स्नातक तथा, ध्यान रखना, ये स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी की भी नाम से हो, वो भी मित्रों जो है एलिजिबल है। यानी जिसके ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है और BSTC है, वो भी जो है इसके लिए पात्रता रखता है ना। और यहाँ पर ये जो है बाकी सारी जानकारी दी है। तो कम से कम आपको न्यूनतम 50 और 45% अंक जो है वो आपको 12th में आपके होने चाहिए। फिर मित्रों यहां पर बात करें, ये सारा बहुत क्लियर दे रखा है, इसको मैं ज्यादा नहीं। आयु के बारे में मित्रों जो है वो ध्यान रखना कि आयु की जो छूट है वो कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि पात्र था तो उसे, यानी जो लास्ट टाइम में भर्ती का पात्र था तो उसको 3 वर्ष की अधिकतम जो है आयु की क्या दी गई है, छूट दी गई है। और फिर SC ST जो भी है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है ना। अधिकतम आयु हमारी लगभग जो भी है 40 वर्ष के आसपास, फिर 10 वर्ष है। ये पूरा आप क्लियर जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो तलाकशुदा है, महिलाएं, विधवा हैं, उनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो कोई सी भी उम्र की है, भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा कराना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि जो है मित्रों वो 21/12/2022 से 19/1/2023 तक रात्रि 11:59 तक है मित्रों। उसके बाद वो जो है निष्क्रिय हो जाएगा कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा का आयोजन मित्रों 25 से 28 के बीच में है। 2023 आवंटित परीक्षा केंद्र और वो सब चीजें बाद में आ जाएगी। प्रवेश पत्र की बातें और अयोग्यता, इन सब पर अभी विचार करने का ज्यादा समय नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता के लिए यहाँ पर जो हम विशेष रूप से निर्देश दे रखे हैं, आपको इस पॉइंट को पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके जाति प्रमाण पत्र वाले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो इस तरह से ये विस्तृत विज्ञापन है मित्रों। मैं सभी पर चर्चा नहीं करूंगा, किसी प्रकार से कोई ऑफलाइन वाला मामला नहीं है। और श्रुत लेखन की सुविधा किनको मिलेगी, ये भी बहुत सारे बच्चों का एक होता है। तो देखें कि उनको इन बच्चों को जो है ये श्रुत लेखक की बातें होगी।
परीक्षा की स्कीम पर मित्रों हमने कल ही चर्चा कर ली थी कि 300 अंकों की परीक्षा होगी, एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे और माइनस मार्किंग होगी, और 1 से 5 तक के लिए क्या क्या विषय रहेंगे इनके ऊपर चर्चा हो चुकी है मित्रों, इसलिए मैं ये डिटेल्ड है आपके सामने। अब विद्यालय विषय की बात करते हैं मित्रों, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और मधुरम हिंदी जो है आपको हिंदी में सपोर्ट करने वाली है। तो हिंदी में यहाँ शब्द भेद यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, है ना, और शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपके पार्ट हैं जो 10 अंक के यानी 5 प्रश्न इसके आने वाले हैं। और इसके साथ साथ मित्रों ये हिंदी का एक पार्ट और रहेगा जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है, जिसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, अधिगम सामग्री, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, 4 प्रश्न आने वाले हैं। और इसके लिए जरूर जो है हम कोशिश करेंगे, आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर हो रही है, दिसंबर के अंत तक हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, आप उसका उपयोग कर सकते हैं मित्रों। फिर सूचना तकनीकी के ऊपर भी हमारी एक टेस्ट सीरीज आएगी, वो मैंने कल ही आपको बता दिया था। ठीक है मित्रों, ये सारे पद हैं, बैकलॉग वगैरह के जिले वाइज पूरे पद हैं, आप पीडीएफ में इसको देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, और साथ ही अब ये जो है मित्रों, ये हमारा लेवल 2 का विस्तृत विज्ञापन है। लेवल 2 ध्यान रखना, ये रहा लेवल द्वितीय, 6 से 8 तक की सीधी भर्ती है मित्रों। इसमें अगर आप देखेंगे 27,000 कुल पद हैं और बाकी सारी चीजें इसमें उसी तरह से है, तो इसमें कोई और स्पष्ट बातें नहीं। और ये एनेक्सर लगे हुए हैं, किस विषय में किस जगह पर कितनी सीट है वो जिले वाइज बिल्कुल इन एनेक्सर में लगे हुए, ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पर ही आपको देखना है। बाकी सारी बातें जो हैं वो सेम है। बस मैं सिलेबस पर आ जाता हूं मित्रों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंदी के सिलेबस पर यहां आपसे चर्चा करनी है। तो आप देखेंगे हमारा हिंदी का 120 अंक का जो मैटर है मित्रों, लगभग पूरा का पूरा जो मैटर है मित्रों, ये व्याकरण से संबंधित है। किससे मित्रों? ये पूरा का पूरा संबंध जो है व्याकरण से संबंधित है मित्रों। तो आप देखिएगा इसमें वर्णमाला का ज्ञान है, शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पर बात करेंगे, विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण, शब्द के प्रकारों पर बात करेंगे मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे। और यहां पर सारे आगे एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म सारे आगे। फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पर बात होगी, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार पूरा का पूरा है, विराम चिन्ह है, मुहावरे में लोकोक्तियां हैं। ये एक नया चैप्टर है, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश, भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न और पारिभाषिक शब्दावली मित्रों। ये 120 अंकों का मामला है, यानी इन पर जो है 60 प्रश्न आने वाले हैं मित्रों। कितने प्रश्न आने वाले? 60। और इन 60 प्रश्नों की पूरी तैयारी जो है मित्रों आपको करवाई जा रही है। और मधुरम हिंदी ऐप के ऊपर ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है मित्रों, आप अगर लेंगे अभी तो 399 रुपए में ऑफर चल रहा है, कूपन कोड का प्रयोग कीजिएगा, 100 रुपीज का उसमें डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट के बाद जो है आपको ये 499 में था, वो भी आपको 399 मिलेगा। 5% इसमें जो कंटेंट है वो हम अभी ऐड करेंगे, और 24 तारीख के बाद हम ऐप पर वगैरह रिवीजन क्लासेस, है ना, शॉर्ट क्लासेस, सारे तरह की क्लासेस, क्वेश्चंस वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सब हम शुरू करने वाले हैं। तो आपको अगर लगे कि हिंदी की तैयारी करनी तो आप इसमें जुड़ सकते हैं मित्रों। और साथ ही साथ जो हमारी शिक्षण विधियों वाली बात है वो भी उसके साथ ही इंक्लूड है। अब ये सारे विषय हैं मित्रों, इन विषयों पर हम जाएंगे तो ये बहुत लंबा मामला है। और शिक्षण विधियों का जो हमारा पार्ट है ना, तो 20 अंकों का पार्ट है, 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के, हिंदी शिक्षण विधियों के आएंगे, वो भी आपको इसी 399 रुपए मिल जाएंगे। और लेवल 1 की जहां पर हम बात कर रहे हैं मित्रों, उसमें 99 रुपए में पूरा आपको जो 18 अंकों का मैटर है वो आपको उपलब्ध हो रहा है। टेस्ट सीरीज हम आपके लिए जरूर लाएंगे मित्रों। तो एक छोटी सी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। अब आपको लगता है कि और कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको लगता हो मित्रों, फोन उठा नहीं पाता हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलने पर मैं इसको देखकर आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर आपसे आग्रह करूंगा कॉल न करें प्लीज, आप इस पर व्हाट्सएप जरूर करें, मेरा प्रयास रहेगा। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों, मधुरम हिंदी करके टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे लिंक मौजूद हैं, आप उनसे जुड़िएगा ताकि आपको समय रहते हम जानकारी दे पाएं। और आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ समस्त जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है। मधुरम हिंदी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम फ्री टेस्ट सीरीज भी जो है आपके लिए लाने वाले हैं। अभी कंटेंट की तैयारी कीजिएगा, अभी से टेस्ट सीरीज के ऊपर मत जाइएगा, आप अभी कम से कम अच्छे से कंटेंट की तैयारी कर लीजिए। आपने अच्छी तैयारी कर रखी है,
क्योंकि जनवरी के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से आप पहले से ही तैयार थे 5 फरवरी के हिसाब से, तो आपकी तैयारी में कोई कोताही नहीं है। बस अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मित्रों। और हमारा ये जो चैनल अगर आपको ठीक लगता है, विशेष रूप से हिंदी को समर्पित चैनल है, तो हिंदी के विद्यार्थियों से कम मेरा आग्रह रहेगा कि आप जरूर इस चैनल से जुड़िएगा। आपकी हिंदी की जिज्ञासाओं का शमन करने का पूरा प्रयास रहेगा, और कोई अपडेट्स होगी तो आप तक जरूर मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सभी इस वीडियो को कोशिश कीजिए अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं मित्रों। धन्यवाद। जय राम जी की।